नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th जियोग्राफी चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य आप सब विद्यार्थियों को पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित परिघटनाओं से अवगत कराना है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सूर्य, सौरमंडल, चंद्रमा से संबंधित जानकारियां भी सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस व्याख्यान के अंत में आप सब विद्यार्थियों के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी साझा किए जाएंगे। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र जीवित ग्रह है, यानी पृथ्वी हमारा निवास है और इस पर जीवन जीने के अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा प्रमुख ग्रह है। आकार में यह पांचवा प्रमुख ग्रह है। सूर्य से स्थिति के अनुसार पृथ्वी से आगे बुध और शुक्र ग्रह हैं, जबकि आकार में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इससे बड़े हैं। पृथ्वी के 71% 71% हिस्से पर पानी उपलब्ध है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत और परिकल्पनाएं, मेजर थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। हर किसी के मन में विचार आता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इसके संबंध में कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, उनकी मान्यताएं हैं, जैसे एक तारक परिकल्पना, द्वै तारक परिकल्पना जिसे युग्म तारक अथवा अनायासवादी परिकल्पना भी कहते हैं, और तीसरी है गैस व धूल के बादलों पर आधारित सिद्धांत। आओ अब इन सब का एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है एक तारक परिकल्पना। इस परिकल्पना में दो भाग हैं। एक है कांट की वायु राशि परिकल्पना, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। कांट महोदय रहे हैं, इन्होंने 1755 में अपनी परिकल्पना दी कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु के जो गैसों का आवरण रहा है अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम के तहत धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता गया और पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इन विद्वान का संबंध जर्मन देश से है और इन्होंने इमैनुअल कांट ने अपनी वायु राशि परिकल्पना 1755 ईस्वी में दी। इसी परिकल्पना के संबंध में दूसरे विचार हैं लाप्लेस के, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी है, थ्योरीज दी है। ये फ्रांस के विद्वान रहे हैं और इन्होंने 1796 में जो कांट की परिकल्पना थी 1755 की, उसको संशोधित किया और उसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया और इन्होंने उसका शुद्ध रूप अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इनका मानना है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमती हुई जो पदार्थ थे उनके बादलों से हुआ है। यानी ये दोनों परिकल्पनाएं कहीं ना कहीं वायु राशि और निहारिका परिकल्पना गैसीय आवरण से जुड़े तथ्यों पर आधारित है। इसी प्रकार से दूसरी रही है द्वै तारक परिकल्पना। इस परिकल्पना में सबसे पहले आता है ग्रहाणु परिकल्पना। इस थ्योरी को
1900 ईस्वी में अमेरिका के एक विद्वान रहे हैं चैम्बरलेन और दूसरे विद्वान रहे हैं मोल्टन। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। इन दोनों विद्वानों ने द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की। इनका मानना था कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जब हुई जब सूर्य के पास से एक बड़ा विशालकाय तारा गुजरा और उस तारे के गुजरने के कारण से सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ, जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं कि जब बड़ा विशालकाय तारा गुजरा तो सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हो गए, या वो एक सिगार के रूप में सूर्य से अलग हुए, बाहर निकल गए। और जब तक वो मैग्नेटिक पावर पूरी तरह से काम करती तब तक वो तारा आगे निकल गया। तो ये जो हिस्सा सिगार के रूप में सूर्य से बाहर निकला, ये टूटकर बिखर गया और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इससे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। बाद में इसी परिकल्पना को, इसी सिद्धांत को सर जेम्स और बाद में सर हेराल्ड जेफरी ने भी मान्यता दी। इसी प्रकार से रैसेल और लिटलटन की परिकल्पना रही है, वो भी द्वितारक सिद्धांत पर ही आधारित है। 1937 में इन विद्वानों ने इस परिकल्पना को मान्यता दी कि सूर्य और एक तारा और रहा जो उसी के समान था, उसके चारों ओर ये पदार्थ चक्कर लगाने लगे जो सूर्य से विशालकाय तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से अलग हुए। तो इस प्रकार से द्वितारक परिकल्पना मानते हैं कि कोई विशालकाय तारा रहा होगा जो सूर्य के पास से गुजरने से सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हो गया और वो बाद में बिखर कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसी प्रकार से तीसरी परिकल्पना या सिद्धांत है गैस व धूल के बादलों पर आधारित सिद्धांत। इस परिकल्पना को 1950 में रूस के विद्वान रहे हैं ओटो सिमड। इन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की और इनका मानना था कि आज से लगभग 600 करोड़ वर्ष पहले यानी 6 अरब वर्ष पहले ग्रहों की रचना करने वाला परमाणु पदार्थ के रूप में यानी पदार्थों का समूह परमाणु के रूप में विद्यमान था। समय के साथ साथ इन परमाणुओं में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के बादलों की उत्पत्ति हुई और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धूलकण और गैस के बादल सूर्य के चारों ओर एक पतली सी चपटी तस्तरी के रूप में परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे ये ग्रहों के भूरण के रूप में विकसित हुए और बाद में समय के साथ साथ इनमें अभिवृद्धि हुई और ये ग्रह बन गए। ऐसी परिकल्पना रूस के विद्वान ओटो सिमिड ने की है। फिर आता है इसी में दूसरी परिकल्पना निहारिका मेघ परिकल्पना। इस परिकल्पना इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जर्मन के कार्ल वान वाइजर ने। उनका मानना है कि सूर्य गैस और धूल के विशाल बादलों में प्रवेश कर गया होगा और उसके कारण से जो धूलकण और गैस हैं वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, जिससे एक भंवर जैसा वातावरण बना होगा और जिससे हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी। नेक्स्ट है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांतों में बिग बैंग थ्योरी सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण है वो इन विद्वान, ये बेल्जियम के विद्वान है जॉर्ज लीमेत्रे, इन्होंने किया था। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट हुआ
जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसी बिग बैंग सिद्धांत को बाद में 1920 में एडविन हब्बल ने पूरी दुनिया के सामने समझाया। ये प्रस्तुत तो किया था बेल्जियम के विद्वान जॉर्ज डिमेत्रे ने, लेकिन इसको दुनिया के सामने समझाने में सफल रहे एडविन हब्बल 1920 में। उनका मानना था कि एक महाविस्फोट हुआ और उसके कारण से धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, और ये आज भी हो रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके पास एक एयर बैलून हो, उस पे छोटे से निशान आप लगाइए और उसमें हवा भरना प्रारंभ कीजिए। जैसे जैसे बैलून फूलेगा तो वो जो निशान है वो बड़े होते जाएंगे और उन निशानों के बीच में गैप भी बढ़ेगा। तो एडविन हब्बल ने ये वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज में, सौरमंडल में, ग्रहों में दूरी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसी सिद्धांत के विकल्प के रूप में बाद में होयल नाम के विद्वान ने शिथिल अवस्था परिकल्पना भी प्रस्तुत की, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो बिग बैंग सिद्धांत को ही रही है। नेक्स्ट आता है तारों का निर्माण की स्टार फॉर्मेशन। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई? आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले जब बिग बैंग की घटना हुई तो उससे ब्रह्मांड में अनेक पदार्थ और ऊर्जा उन्मुक्त हुई, और उनमें घनत्व में भिन्नता के कारण से, गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण से वो पदार्थ एकत्रित होना प्रारंभ हो गए, और उन पदार्थों के एकत्रित होने से अनेक आकाश गंगाएं बनी, और इन आकाश गंगाओं में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें रही हैं। इन्हीं गैसों के संचयन को, उनके बड़े विशालकाय बादल को निहारिका या नेबुला कहते हैं, और इस निहारिका से बढ़ते हुए गैसीय पिंडों का विकास समय के साथ साथ तारों के रूप में हुआ। जो बिग बैंग घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, जबकि तारों की उत्पत्ति लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। विद्वान मानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है जिसके चारों ओर सौरमंडल के समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं, और सूर्य की उत्पत्ति भी एक तारे के रूप में आज से लगभग 5.5 अरब वर्ष पहले हुई है। इन गैलेक्सीज में आकाशगंगा एक चपटी गैलेक्सी है, यानी एक फ्लैट डिस्क के रूप में है जिसमें असंख्य तारे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मिल्की वे आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी का चित्र आप देख रहे हैं। इसका व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष माना गया है विद्वानों के द्वारा। प्रकाश वर्ष के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। खैर, कहते हैं विद्वानों का मानना है कि आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के संचयन के विशाल बादल से हुआ है, और उस विशाल बादल को निहारिका या नेबुला माना गया है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष क्या होता है और इससे किसका मापन किया जाता है? प्रकाश, कोई भी लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करती है, और प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर से अंतरिक्ष में गैलेक्सीज के बीच की दूरियों को मापा जाता है। यानी जैसे सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य से अन्य ग्रह कितने दूर हैं, या पृथ्वी के पास का जो तारा है वो कितनी दूर है, या सूर्य के बाद का तारा कितनी दूर है, या आकाश गंगाओं के बीच में कितना गैप है, वो सब उस दूरी का मापन लाइट ईयर के द्वारा किया जाता है। यानी प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर के अनुसार
चंद्रमा हमसे मात्र 1.3 सेकंड की दूरी पर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 8 मिनट और यानी 8.3 मिनट की दूरी पर है। इसी प्रकार से हमारी सौर मंडल से बाहर सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो 4.4 लाइट ईयर दूर है। तो इस प्रकार से प्रकाश वर्ष के द्वारा अंतरिक्ष की दूरियों को मापा जाता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है, वो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में केवल 8.311 मिनट है। तो इस प्रकार से लाइट ईयर से अंतरिक्ष में दूरियों को मापा जाता है। नेक्स्ट आता है कि लाइट ईयर से ही संबंधित हैं कि पृथ्वी व सूर्य के बीच में जब अधिकतम दूरी होती है, और ये स्थिति होती है यहाँ पर 4 जुलाई को, जिसे भौगोलिक भाषा में परिहेलियन या अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य इसको एपहेलियन कहते हैं, अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और उस समय पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। जबकि जब न्यूनतम दूरी होती है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी होती है, जिसे हम परिहेलियन या अपसौर कहते हैं, जो 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, उसे खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो दोनों में क्या अंतर है, या ऐसे ही तारों और ग्रहों में क्या अंतर है। तो हम पहले तारों का अध्ययन करते हैं। तारे गर्म और धधकती गैसों से बने होते हैं। नंबर 2, तारे विशालकाय होते हैं। नंबर 3, तारों की संख्या असंख्य है, अनकाउंटेबल हैं तारे। और तारे अत्यंत उष्ण होते हैं और इनका अपना प्रकाश होता है। अब यदि ग्रहों की बात करें तो ग्रह जो है ठोस चट्टानी होते हैं, और कुछ सौरमंडल में जो बाह्य 4 ग्रह हैं वो गैसीय हैं। तारे ग्रहों की अपेक्षा ग्रह जो हैं वो तारों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। जैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। यानी सूर्य के आकार की यदि हम तुलना करें तो हमें कम से कम 109 पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तारे असंख्य हैं वहाँ ग्रहों की संख्या केवल 8 है। जहाँ तारे बहुत अधिक उष्ण होते हैं वहीं पर ग्रहों का तापमान सूर्य जैसे तारों या अन्य तारों की तुलना में बहुत ही कम है, और ये सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। तारों का जहाँ अपना प्रकाश होता है वहाँ ग्रहों का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी पर भी जो प्रकाश है वो सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सूर्य क्या है और इसका क्या महत्व है। सूर्य समस्त सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। समस्त सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है, और इसमें यदि इसके आयतन की पृथ्वी से तुलना करें तो इसमें लगभग 13 लाख पिंड समा सकते हैं। और पृथ्वी का जो घनत्व है, हालांकि वो सूर्य से
ज़्यादा है, यानी 5.5 ग्राम है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व की अपेक्षा केवल 1/4 है। और सूर्य का जो तापमान है वो लगभग 6 लाख डिग्री सेल्सियस होता है बाहरी सतह का, और इसके केंद्र का तापमान बहुत अधिक है। सूर्य हर प्रकार की ऊर्जा का मूल स्रोत है। समस्त सौरमंडल में ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, और पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार भी सूर्य की ऊर्जा ही है। हालांकि सूर्य से जितनी ऊर्जा उन्मुक्त होती है उसका केवल हमें 2 अरबवां हिस्सा ही मिलता है। और सूर्य भी लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमता है, जो लगभग 25.4 दिन में एक सर्कल पूरा कर लेता है। और यह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इसका एक चक्कर 25 करोड़ वर्षों में पूरा होता है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम में सूर्य, इसके साथ 8 प्रमुख ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अलावा 63 उपग्रह, छोटे छोटे लाखों अक्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जिनको बोला जाता है, धूमकेतु या पुच्छल तारे जिन्हें कोमेट कहते हैं, और असंख्य उल्काएं, और बहुत अधिक मात्रा में गैस व धूल कण सौरमंडल में शामिल हैं। निहारिका को यानी नेबुला को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सूर्य और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड, पुच्छल तारे, धूलकण, गैस, वो सब मिलकर इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है कि सौरमंडल के प्रमुख ग्रह कौन से हैं। तो सौरमंडल में 8 प्रमुख ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये प्रमुख ग्रह हैं। ग्रहों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वे ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे हैं, जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से नज़दीक हैं। जैसे सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। जो बाहरी ग्रह हैं ये सब गैसों से बने हुए हैं। आंतरिक ग्रह पृथ्वी की भांति ठोस चट्टानों के बने हैं। आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा होता है, बाहरी ग्रहों का आकार बड़ा होता है। ये गैसीय हैं, इसलिए इनका घनत्व कम होता है, जबकि आंतरिक ग्रह ठोस हैं, इसलिए इनका घनत्व अधिक होता है। हालांकि पहले प्लूटो को भी सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन इसको मुख्य ग्रहों की सूची से अगस्त 2006 में वैज्ञानिकों के समूह ने इसको सूची से बाहर कर दिया था, यानी इसको अब बौना ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 ग्रह इनर ग्रह कहलाते हैं, चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। इनको चट्टानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा छोटे हैं, कॉम्पैक्ट हैं, घनत्व अधिक है और हैवी रॉक्स से बने हुए हैं, इसीलिए इनको अधिक घनत्व के कारण चट्टानी ग्रह माना जाता है। इनर प्लैनेट भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की विभेदन की प्रक्रिया क्या है। विभेदन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भारी पदार्थ होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो केंद्र की ओर शिथिल हो जाते हैं, हल्के पदार्थ केंद्र से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि आप सौरमंडल में देख रहे हैं, पार्थिव ग्रह जो चट्टानी हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य जो सौरमंडल का केंद्र है उसके नज़दीक हैं,
जबकि गैसीय ग्रह जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस ये हल्के हैं, इसलिए ये सौरमंडल में बाहर की ओर स्थित हैं। यही विभेदन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार की प्रक्रिया आप पृथ्वी पर भी देख सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी को जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आंतरिक भाग निकल और फेरम जैसे हैवी मेटल से बने हैं, जबकि बाहरी पदार्थ परपट्टी हल्की गैसों से हल्के पदार्थों यानी सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे हल्के पदार्थों से बने हैं। इसी प्रकार से आप, यदि मैं आपको घरेलू उदाहरण दूं तो जैसे घरों में दूध को मथते हैं, यानी जब दूध को हम जमा देते हैं और सुबह दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन जो है वो हल्का पदार्थ होकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं विभेदन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है कि ग्रहों के विकास या निर्माण संबंधी कौन सी अवस्थाएं रही हैं। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व यानी 460 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य से अनेक ग्रहों के रूप में सौरमंडल का विकास हुआ। पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.6 अरब वर्ष पहले, यानी आज से 460 करोड़ साल पहले, और उसके यानी आज से 4.44 अरब वर्ष पहले एक अन्य ग्रह जिसका नाम था थैलसा, वो इससे टकरा गया, जिसे इस घटना को बिग स्प्लैट कहते हैं, यानी एक बड़ी टक्कर कहते हैं। और इस टकराव से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर पृथ्वी से अलग हो गया और बाद में वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो प्रारंभ में हमारी पृथ्वी वीरान थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर कोई भी किसी प्रकार का जीवन नहीं था। हालांकि यहाँ पर विभेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में डिपॉजिट हो गए और हल्के पदार्थ इससे बाहर आ गए। और उस समय जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी भी एक आग के गोले के समान थी और धीरे धीरे इससे वाष्प बाहर निकले और उससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। और लगभग 400 करोड़ साल पहले, वर्तमान से 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति हुई और उन महासागरों से आज से 380 करोड़ साल पहले शैवाल के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई, जो पृथ्वी पर प्रारंभिक जीव रहे हैं। और लगभग आज से 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले सूर्य के प्रकाश की सहायता से जो शैवाल रूपी वनस्पति या जीव यहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो बाद में पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उससे ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में भरने लगी और वायुमंडल में आज से 200 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से भर गई। तो ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का क्रम रहा है। यदि हम देखें तो आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी ऐसे आग के गोले के समान थी, जो धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होकर इसकी बाहरी परत ठोस परत के रूप में बन गई। फिर इस पर वायुमंडल का विकास हुआ। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, अमोनिया जैसी गैसें इस पर बनी और उन गैसों से बाद में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो ऑक्सीजन इसमें भर गई और शुरू में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। नेक्स्ट आता है चंद्रमा की उत्पत्ति। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 4.4 अरब वर्ष पहले थैलसा नाम का एक अन्य ग्रह था जो पृथ्वी से टकरा गया था।
जिसे बिग स्प्लैट कहते हैं, और इससे पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा यानी पृथ्वी का लगभग 1/4 भाग टूटकर इससे अलग हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का आकार कितना है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/4 भाग है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसका व्यास 3475 किलोमीटर है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में मात्र 1/6 भाग है, यानी वहाँ पर बहुत ही कम, यानी पृथ्वी से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल है। हालांकि पूरे अंतरिक्ष में चंद्रमा सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी से औसतन 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जब यह सबसे नज़दीक होता है उस स्थिति को प्रीजी या अपभू कहते हैं। उस समय चंद्रमा पृथ्वी से 3,56,000 किलोमीटर दूर होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस समय दूरी 4,07,000 किलोमीटर होती है, जिसे प्रीजी कहते हैं, इसे उपभू कहते हैं। प्रीजी या अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, नियरेस्ट होता है, उस समय यदि पूर्णिमा होती है तो पृथ्वी से चंद्रमा हमें 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और उस घटना को सुपर मून कहते हैं, और यह 30% अधिक चमकदार होता है। और उस समय जब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है तो जो ज्वार आता है समुद्र में, समुद्र का पानी किनारों की ओर चढ़ जाता है, उसे अपभू ज्वार कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, नॉर्मली चंद्रमा का साइज ये नज़र आता है, लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा तो ये हमें इतना बड़ा दिखाई देगा, यानी 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ मून। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर कितने दिन में लगाता है और अपनी एक्सिस पर कितने दिन में घूमता है। तो चंद्रमा एक दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल वे में 27 दिन और 3 घंटे की अवधि में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, और जबकि ये अपने एक्सिस पर, यानी एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक या एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक 29.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, यानी ये अपनी एक्सिस पर बहुत स्लो घूमता है। इसीलिए हमें हर पूर्णिमा को चंद्रमा का लगभग एक जैसा रूप ही दिखाई देता है। हालांकि इसका एक प्रभाव और होता है चंद्रमा पर, क्योंकि ये बहुत धीमे घूमता है, इसलिए ज़्यादातर हिस्से पर बहुत लंबे समय तक धूप गिरती रहती है और दूसरा हिस्सा लगातार अंधकार में रहता है। इसलिए जिस हिस्से पर सूर्य का रोशनी रहती है वहाँ पर 127 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चढ़ जाता है, जबकि अपोजिट में तापमान -163 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है? यस, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अमावस्या के दिन चंद्रमा आ जाए, और चंद्र ग्रहण जब होता है जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। लेकिन ऐसा हर पूर्णिमा या हर अमावस्या को क्यों नहीं होता? तो उसके पीछे कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो हर बार उसके एक सर्कल से दूसरे सर्कल में 5 डिग्री का अंतराल होता है। कभी ये 5 डिग्री नीचे से रोटेट करेगा तो कभी 5 डिग्री ऊपर से रोटेट करेगा, यानी 5 डिग्री का जो टिलाइट आता है, झुकाव आता है, उसके कारण से हर बार ये सिचुएशन नहीं बनती है कि तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाएं। इसीलिए ऐसा होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है
आपने सूर्य उदय या सूर्य अस्त होते देखा होगा, आपने चंद्रमा का भी उदय और अस्त देखा होगा या चंद्रमा को आसमान में देखा होगा। आप नॉर्मली देखते होंगे कि हमें उदय होते सूर्य का आकार और आसमान में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का आकार एक जैसा ही नजर आता है, यानी उनका साइज लगभग एक जैसा क्यों नजर आता है, जबकि सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और यह औसतन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी से मात्र 1/4 भाग है और यह केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर है। फिर भी एक जैसा क्यों? तो प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा जितना छोटा है उतना पृथ्वी के नज़दीक है और सूर्य पृथ्वी से जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें दोनों का आकार एक जैसा नज़र आता है, यानी जितना छोटा है उतना नज़दीक है और जितना बड़ा है उतना दूर है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट आता है कि चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर दूर है, तो ये 1.3 सेकंड में ही पहुंच जाता है, जबकि सूर्य और पृथ्वी की दूरी औसतन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है, क्योंकि 1 सेकंड में यदि 3 लाख किलोमीटर दूर जाए तो 14.96 लाख किलोमीटर दूरी तय करने में उसको लगभग 510 सेकंड के आसपास लगेगी। तो आप उसको मिनटों में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 8.3 मिनट आएगा, यानी लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो रहे हैं जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को कैसे मापा जाता है? तो उसको मापते हैं प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। इसका ये होता है दूरी का। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है? पृथ्वी की संरचना परतदार है, ऊपर क्रस्ट, मेटल, कोर ऐसे है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भागों तक जाने में घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम पृथ्वी के धरातल से अंदर की ओर जाएं तो घनत्व लगातार बढ़ता जाता है, तापमान भी बढ़ता जाता है। प्रत्येक लगभग 34 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और धीरे धीरे घनत्व भी पृथ्वी का बढ़ता जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि केंद्र का घनत्व लगभग 13 है। नेक्स्ट आता है कि तुच्छ ग्रह या श्रेष्ठ ग्रह किन्हें कहते हैं? बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को तुच्छ ग्रह कहा जाता है, वो बिल्कुल छोटे हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऐसे ग्रहों को श्रेष्ठ ग्रह कहा जाता है, जिन्हें बाहरी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि अपकेंद्रीय बल क्या है? जब किसी चीज को आप तेजी से घुमाएंगे तो जो बाहर की ओर बल लगेगा उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी बाहर की ओर छिटकने का बल। इसी प्रकार से दूसरा आता है अभिकेंद्रीय बल। किसी वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति यदि इस बाल्टी को घुमा रहा है तो बाल्टी पर तो अपकेंद्रीय बल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो तरल पदार्थ होगा वो इसके केंद्र की ओर भागेगा, तो वो अभिकेंद्रीय बल काउंट होगा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि पुच्छल तारा या कोमेट क्या है? तो पुच्छल तारा एक जिसे हम धूमकेतु कहते हैं, ये सैलकणों, धूल, गैस के पिंडों से बना होता है। इस
का सिर हमेशा सूर्य की ओर होता है और इसकी पूंछ सूर्य से दूर होती है, जो प्रकाशमान होती है, जो पारदर्शी चमकीली होती है, और ये एक दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल वे में सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। जब ये सूर्य के नज़दीक होते हैं ये ज़्यादा चमकदार प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी यानी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? यस, किसे कहेंगे? शुक्र ग्रह को कहेंगे। इसे ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसके बाद मंगल, बुध और बृहस्पति का स्थान आता है। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग एक जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। ये आप देख रहे हैं, ये जुपिटर इतना बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, इसके अलावा वीनस, मार्स और मरकरी और प्लूटो, जिसको बाद में हटा दिया गया 2006 में अगस्त में ग्रहों की सूची से। अब इसे बोना ग्रह माना जाता, वो सबसे छोटा है। अब इस व्याख्यान से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? ए 46 लाख, बी 460 करोड़ वर्ष, सी 13.7 अरब वर्ष और डी 13.7 खरब वर्ष। पृथ्वी की आयु इनमें से कौन सी है? यस, क्या जवाब होगा आपका? सही उत्तर क्या है? 460 करोड़ वर्ष यानी 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयॉन, महाकल्प, पीरियड, युग या एपोच। तो इनमें से सबसे बड़ी है इयॉन। ये इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में सबसे लंबा समय रहा है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण। यानी पृथ्वी पर वायुमंडल के निर्माण में इसका योगदान नहीं है। सौर पवन का, गैसों के उत्सर्जन का, विभेदन का, प्रकाश संश्लेषण का, कौन से का नहीं है? तो क्या आएगा जवाब? सही जवाब है सौर पवन, इसका नहीं है। ये सूर्य से उत्पन्न होने वाली वेव्स की लहर होती हैं। गैस का उत्सर्जन हुआ तो वायुमंडल बना, फिर विभेदन से भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर, हल्के पदार्थ बाहर की ओर स्थापित हो गए। यानी भारी गैस पृथ्वी के पास और हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हो वो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर स्थिर हो गई और प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गई। तो इनका तो योगदान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य व अक्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय हैं या बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो कौन सा उत्तर सही है? यस, सही है ख भाग। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाद में अक्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है जिसमें छोटे छोटे असंख्य लाखों पिंड हैं। उसके बाद बाहर जो ग्रह होते हैं वो बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो बीच में ये आपका जवाब सही है कि सूर्य व अक्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह भीतरी ग्रह कहलाते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि अक्षुद्र ग्रहों की पेटी किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो वो मंगल और जुपिटर के बीच में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? 1.1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 38 लाख वर्ष पहले या 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। कौन सा उत्तर सही है? क्या आएगा? सही है 3 अरब
80 करोड़ वर्ष पहले। 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। 4.4 पे थैलसा नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया। उसके बाद 400 करोड़ साल पहले महासागरों का निर्माण हुआ और उसके 20 करोड़ वर्ष बाद यानी 380 करोड़ सालों बाद यानी 3 अरब और 80 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर समुद्रों से शैवाल के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका अध्याय पृथ्वी पर जीवन और उसका विकास। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।